हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, ग्राम पंचायत चल रही थी अपनी, पंचायती राज व्यवस्था सब्जेक्ट चल रहा था अपना। और पंचायती राज में जो सब्जेक्ट अपना चल रहा था वो क्या था? वो था ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत का पार्ट एक अपन ने देख चुके थे। ग्राम पंचायत की पार्ट एक में अपन ने उसका गठन, इसका चुनाव, आरक्षण, पंचायत के मुखिया, पंचायत के सदस्य, पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका त्यागपत्र, पंचायत के मुखिया उप मुखिया का त्यागपत्र और इनके हटाने की विधि। इनके हटाने की विधि मतलब जो महाभियोग होता है उस प्रकार का क्या था। ठीक है ना। तो पार्ट एक अपन इसका कर चुके थे। आज अपन पार्ट 2 देखने वाले हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत मैंने बताया था पहले ही, ग्राम पंचायत 3 पार्ट में चलेगा। जिला पंचायत जो है वो भी 3 या 4 पार्ट में चलेगा और जनपद पंचायत भी 3 या 4 पार्ट में चलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ मैं। इसके बाहर तुम्हें कहीं से कहीं कोई भी पुस्तक या कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, चेक कर लेना आप। ठीक है ना, ना ही किसी पुस्तक में मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये पुस्तक जो है वो हमारी सरकारी पुस्तकें हैं और जो गवर्नमेंट की बुक्स होती हैं वो उसमें से पढ़ा रहे हैं, जो कि आम व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं होती, ना मार्केट में उपलब्ध होती है। ठीक है, तो आज अपन देखने वाले हैं ग्राम पंचायत का पार्ट 2, और इसमें अपना पहला टॉपिक रहेगा बैठकें, ग्राम पंचायत की बैठकें। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा अपना? ग्राम पंचायत की बैठकें। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक है। ग्राम पंचायत की बैठक से तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत की बैठकें कब कब होना चाहिए, कौन बुला सकता है और कैसे होती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की बैठक से तात्पर्य यह है कि ये अपने ग्राम पंचायत की बैठकें जो हैं, ये मुखिया, ग्राम पंचायत का मुखिया बैठक बुला सकता है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि ग्राम पंचायत की कोई बैठक होगी तो बैठक जो है कौन बुलाएगा? मुखिया को बैठक बुलाने का अधिकार होता है। ये मुखिया जो है वो पहला। दूसरा ये है कि 2 माह में कम से कम एक बार आवश्यक है। ठीक है, क्या है कि ग्राम पंचायत की बैठकें जो हैं उसको बुलाने का अधिकार जो है मुखिया को है, और 2 माह में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। यानी कि 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार होना आवश्यक है? 6 बार आना आवश्यक है। ठीक है ना। देखो, अब होता क्या है कि जब भी मुखिया बैठक बुलाएगा, ठीक है, तो जब भी मुखिया बैठक बुलाएगा तो बैठक बुलाने के लिए अपने जो सदस्य रहते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं जो चुनाव के द्वारा बने गए थे, तो सदस्यों को एक पत्र लिखेगा, और पत्र में जो है क्या लिखल रहेगा? पत्र में नियत तिथि, यानी किस तारीख को होना है। ठीक है, नियत तिथि, नियत समय, यानी क्या समय का रहेगा? सुबह का रहेगा, दोपहर का रहेगा या शाम का रहेगा। ठीक है ना। होने वाला कार्य, किस कार्य की वजह से बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो मुखिया जब भी बैठक बुलाएगा तो उसमें एक पत्र लिखल रहेगा, और पत्र में जो है स्पष्ट तौर पे वर्णन रहेगा कि भाई उसमें समय रहेगा, कि समय क्या रहेगा, उसका तिथि रहेगी कि तिथि क्या रहेगी, और कार्य रहेगा कि इसमें स्पष्ट कार्य का वर्णन भी मिलेगा। ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो कम से कम ये है कि अपनी जब बैठक होगी तो चौथा पॉइंट ये रहता है इसमें कि जब भी बैठक रहेगी इसमें कम से कम कुल सदस्य का 1/3 सदस्य होना अनिवार्य है, कि 1/3 सदस्य होंगे तब बैठक होगी इसमें। ठीक है ना। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य का होना अनिवार्य है, अनिवार्य। लिखित तौर पे बोल सकता है भैया कि जो है सदस्य 1/3 सदस्य होंगे तो ही इसका होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है ना। अब देखो, मान लो कि इसमें बैठकें भी 2 प्रकार की होती हैं। बैठक 2 प्रकार की ऐसी होती है, एक सामान्य बैठक होती है और एक होती है अनिश्चित, मतलब कभी भी जब आवश्यकता पड़ जाए तब होती है। ठीक है ना। तो पहली बैठक जो होती है सामान्य बैठक, तो सामान्य बैठक के लिए, सामान्य बैठक के लिए 15 दिन का समय, कितने दिन का समय? 15 दिन का समय दिया जाएगा। और 6वां पॉइंट ये है कि विशेष बैठक के लिए
कोई आपातकालीन विशेष बैठक है जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो विशेष बैठक के लिए 7 दिन का समय। स्पष्ट है, क्लियर दिख रहा है आपने को कि भैया जब भी सामान्य बैठक होगी जिसमें नॉर्मल काम होते हैं, जो पंचायत संबंधित जो काम रहते हैं, तो सामान्य बैठक के लिए जो है वो 15 दिन का समय दिया जाएगा, और विशेष बैठक हो रही है अगर कोई विशेष काम है तो इसके लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है कि मान लो कि जो समय दिया जाता है, जो 15 दिन का समय दिया जा रहा है विशेष बैठक के लिए, कि 15 दिन के भीतर इसको कर सकते हैं कभी भी, और विशेष बैठक के लिए 7 दिन का समय दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो अब इसमें जो नोटिस दिए जाएंगे, ठीक है, क्या दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि विशेष बैठक में सभी को आना ही है या सामान्य बैठक में आना ही है। ठीक है ना। तो इसमें जो नोटिस दिया जाता है वो इसमें 15 दिन वाली सामान्य बैठक होती है, इसमें नोटिस दिया जाता है 7 दिन का। कितने दिन का दिया जाता है, 7 दिन का नोटिस दिया जाता है। ठीक है ना। यानी 7 दिन के अंदर आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, मान लो आधे सदस्य आ जाएंगे, 15 दिन का समय दिया है तो आधे सदस्य तो आ जाएंगे, मगर नहीं आ रहे हैं तो उनको 7 दिन का दिन और दिया जाता है कि 7 दिन में आप उपस्थित होंगे। और जो विशेष बैठक रहेगी उसमें 3 दिन का समय दिया जाता है। कितने दिन का समय दिया जाता है, 3 दिन का समय दिया जाता है विशेष बैठक के लिए, 3 दिन का समय। ठीक है ना। तो अब अपने को समझ में आया कि ग्राम पंचायत की बैठक कैसे होती है। सबसे ले आते हैं कि मुखिया बैठक को बुला सकता है। बैठक जो है 2 माह में कम से कम एक बार होनी आवश्यक है। जब भी बैठकें होंगी तो उसमें एक पत्र लिखा जाएगा, सभी सदस्यों को दिया जाएगा। तो पत्र में नियत तारीख, किस तारीख को होगी, नियत समय और नियत कार्य जो है वो लिखा रहेगा कि किस संबंधित कार्य में हो रहा है। ठीक है ना। बैठक जो होना अनिवार्य है वो 1/3 सदस्य का होना अनिवार्य है। गणपूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बैठक की बात कर रहा हूँ। 33% लोग होंगे बैठक में। ठीक है ना। सामान्य बैठक के लिए 15 दिन का समय, नहीं आ रहा है तो 7 दिन का समय दिया जाएगा। विशेष बैठक के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है, नहीं आ रहा है तो 3 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है कि मान लो कि बैठक हो रही है, ठीक है। अब बैठक हो रही है तो इसके और भी कोई क्या कारण हो सकते हैं। अब मान लो कि जब बैठक होती है, ठीक है, तो बैठक की सूचना किस प्रकार से दी जा सकती है। तो सबसे पहले तो जो ग्राम पंचायत का कार्यालय होता है, क्या होता है, ग्राम पंचायत का कार्यालय। ठीक है। ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट, ठीक है, सूचना पट पर सूचना लगाकर, ठीक है, कैसे सूचना दे सकते हैं कि जो अपना ग्राम पंचायत का कार्यालय है तो कार्यालय के सूचना पट पर अपन सूचना लगा करके भी सूचना दे सकते हैं कि भाई अपने को ये दिए जा रहे हैं। ठीक है। मान लो, ठीक है, देखना इतना हो गया है, लिखते चलना साथ में सभी लोग, मैं बता रहा हूँ पहले। ठीक है ना। तो मान लो कि अगर मुखिया बैठक नहीं बुला रहा है, ठीक है, या बैठक के समय मुखिया नहीं है, उपस्थित नहीं है, अचानक उसको कोई काम आ जाता है, तो ऐसे समय में ये हो सकता है कि नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि मुखिया नहीं है तो मुखिया की जगह उप मुखिया बैठक बुला सकता है। ठीक है। क्या समझ में आया अपने को कि भाई बैठक बुलाना है, 2 महीने में एक बार बैठक होना आवश्यक है, मगर किसी कारण से मुखिया नहीं है, मुखिया बैठक नहीं बुला पा रहा है, तबीयत खराब हो गई, कहीं गया है बाहर, या फिर XYZ जो भी कारण रहे, तो उसकी जगह पे मुखिया नहीं है तो मुखिया बैठक बुला सकता है। ठीक है। अगर उप मुखिया भी बैठक नहीं बुला पा रहा है, उप मुखिया को भी समझ में नहीं आ रहा है कि बैठक बुलाना है, तो ये हो सकता है कि जो ग्राम के सदस्य हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, तो निर्वाचित सदस्य जो हैं वो जिला अधिकारी को पत्र लिखकर निवेदन कर सकते हैं, ठीक है, कि बैठक बुलाई जाए। ठीक है। मुखिया बैठक बुलाएगा, मुखिया अगर नहीं है तो उप मुखिया बैठक बुलाएगा, और उप मुखिया नहीं है तो ग्राम के जो सदस्य हैं वो जिलाधिकारी को पत्र लिखकर निवेदन कर सकते हैं कि बैठक बुलाई जाए। ठीक है। तो अब ये हो सकता है कि जब बैठक आएगी,
ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए मुखिया तो है नहीं, उप मुखिया भी नहीं है, तो अब जब बैठक आ रही है तो बैठक में अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, जिलाधिकारी करेगा, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जिलाधिकारी करेगा। वैसे मुखिया करता है या उप मुखिया करता है, मगर दोनों नहीं है, दोनों बैठक नहीं बुला रहे हैं, जिलाधिकारी को पत्र लिखना पड़ रहा है, तो जिलाधिकारी जो है वो उसकी बैठक करता है, ठीक है ना। तो सामान्यतः जो बैठकें होती हैं वो इसी प्रकार से होंगी। अब अपन देखते हैं कि बैठक होने के लिए गणपूर्ति कितनी आवश्यक है, कितने सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं अपन गणपूर्ति। ये था अपना बैठक। अब बैठक के बाद देखते हैं अपन गणपूर्ति, ठीक है। गणपूर्ति, गणपूर्ति, गणपूर्ति या कोरम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, गणपूर्ति या कोरम बोलते हैं। गणपूर्ति या कोरम का मतलब होता है कितने सदस्य होना अनिवार्य है जब अपन इसकी गणपूर्ति मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब बैठक होती है तो बैठक में 50% सदस्य, कितने सदस्य, 50% सदस्य होना आवश्यक है। यानी कि जो पूरे सदस्य होते हैं, टोटल सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, तो उसमें से कम 1/2 जनसंख्या गणपूर्ति होती है, ठीक है ना। अब मान लो कि ऐसी स्थिति बन जाए कि 50% सदस्य नहीं है, ठीक है ना। पहला पॉइंट था अपने ये, मान लो ऐसी स्थिति बन जाए कि 50% सदस्य नहीं है, तो क्या किया जा सकता है, तो ये हो सकता है कि उसी दिन, ठीक है, मान लो 50% सदस्य नहीं है तो उसी दिन मुखिया फिर से गणपूर्ति करेगा और फिर बोलेगा कि अब काउंट किया जाए कि अब है या नहीं, ठीक है ना। बैठक में 50% सदस्य होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या किया जाता है कि मुखिया जो है फिर से पीठासीन होगा, फिर बोलेगा भैया फिर से काउंट किया जाए कि 50% सदस्य है या नहीं है। फिर से काउंट होंगे, अगर 50% सदस्य हैं तो गणपूर्ति पूरी मानी जाएगी और बैठक शुरू हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि ऐसी स्थिति में जो है मुखिया बोल सकता है, भैया बोले कि एक काम करो कि अभी रहने दो, नहीं हो रहा है, तो अब दूसरे दिन बैठक करेंगे और दूसरी बैठक में 33% या 1/3 सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है। पहले दिन बैठक हो रही है, 50% सदस्यों की गणपूर्ति मानी जाएगी। यदि नहीं होते हैं कुछ देर का समय दिया जाएगा, हो सकता है कुछ लोग और आ जाएं, लेट आ रहे हो, ठीक है, फिर से गणपूर्ति होगी। फिर भी अगर 50% सदस्य नहीं होते हैं तो नेक्स्ट डे की तारीख दी जाती है, अगले दिन फिर से बैठक होगी। और अब इस बार 33% सदस्य को भी गणपूर्ति माना जाएगा, 1/3 सदस्य को भी गणपूर्ति माना जाएगा, ठीक है ना। अगर फिर भी मान लो कि बैठक में 33% सदस्य भी नहीं होते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बैठक में लिए गए निर्णय मान्य नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं वो जो है वो मान्य नहीं होंगे, ठीक है ना। तुम जो भी निर्णय ले रहे हो उसको कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे मान्य है या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब गणपूर्ति नहीं है तो फिर ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो होता यह है कि जब बैठक के लिए निर्णय मान्य होंगे या नहीं होंगे वो गणपूर्ति पर डिपेंड करता है। मगर मान लो चौथा, ठीक है, मान लो कि ऐसी स्थिति हो जाए कि कोई निर्णय निकालना, अपने किसी बात पर निर्णय निकालना है, तो ऐसी स्थिति में जब होता है कि जब सारे सदस्य जो होते हैं 50% सदस्य गणपूर्ति के हों या 33% सदस्य जो है गणपूर्ति के हों, वो तो किसी बात पर निर्णय निकालना होता है, तब ये करना रहता है कि मान लो कि कोई बात पर, कोई विषय पर निर्णय मतदान से होता है, ठीक है। जो कोई भी विषय रहता है, किसी विषय पे ऐसा नहीं है
कि बैठक बुलाई मुखिया और जो है उप मुखिया जो है वो आपस में, या सदस्य जो है आपस में मिलकर के देख लेंगे, उन्होंने भी ये फैसला ले लिया, बाकी मान्य है नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। गणपूर्ति इसलिए बुलाई जाती है कि कोई भी विषय पर जो निर्णय लिया जा रहा है वो किससे होगा, वो मतदान से होगा, ठीक है ना। चुनाव होंगे, चुनाव का मतलब ये होता है कि ये चर्चा रख दी, अब इसमें अपना अपने मत दो, ठीक है ना। यदि मत ज़्यादा होते हैं तो निर्णय माना जाएगा, और मत नहीं होते हैं तो निर्णय को अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए 33% सदस्य होना आवश्यक बोला है मैंने, 50%, ठीक है। मान लो ऐसी कंडीशन बन जाए कि निर्णय हो रहा है, किसी बात पे निर्णय हो रहा है, मतदान हो रहा है, और 50% सदस्य हाँ बोल रहे हैं और 50% सदस्य नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। 50% सदस्य ने बोल दिया, बोलिए अभी हमारी तरफ से हाँ, 50% सदस्य ने बोल दिया अपनी तरफ से मना है, ठीक है। तो अब दोनों जब बराबर हैं, बराबर की स्थिति बन गई है दोनों में, तब ऐसी स्थिति में होता है कि मुखिया का निर्णायक मत रहेगा, अंतिम मत जो रहेगा वो निर्णायक मत रहेगा, और वो किसका रहेगा, मुखिया का, ठीक है। देखो 50% ये भी हो गया, 50% ये भी हो गया। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मुखिया अपना निर्णय लेगा, क्योंकि उसका मत जो है वो माना जाएगा। अगर वो बोलता है कि हाँ भैया फैसला सही है तो सही मान लिया जाएगा, और नहीं है तो गलत मान लिया जाएगा। कब होती है ऐसी स्थिति, जब दोनों 50% मत बराबर होंगे तब, ठीक है। अगर मान लो कि इसमें 51% है और इसमें 49% है, ठीक है, तो स्वाभाविक बात है, वैसे ही मान लिया जाएगा 51% हाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मुखिया के निर्णायक मत की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है ना। मगर मान लो कि दोनों बराबर हो रहे हैं, तब ऐसे में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि मुखिया अगर बैठक कर रहा है तो मुखिया, उप मुखिया बैठक कर रहा है तो उप मुखिया, और जिला अधिकारी बैठक कर रहा था, जिला अधिकारी इसमें रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसका टॉपिक रहेगा ग्राम पंचायत के कार्य, ठीक है ना। ये थी गणपूर्ति। अब जो कार्य रहेंगे कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, बैठकें होती हैं तो उसमें ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होने आवश्यक हैं, ठीक है ना। अब वो कार्य देखते हैं अपन। कार्य कुछ ज़्यादा रहेंगे इसके, सभी लोग साथ में नोट करते चलना, क्योंकि लिखने का समय अलग से नहीं मिलेगा, थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, इसीलिए साथ में लिखते चलेंगे अपन, ठीक है ना। तो पंचायत के कार्य, पंचायत के कार्य, ठीक है। पंचायत के कार्य देखते हैं अपन। पंचायत के कार्य जो है, देखो सामान्यतः जब अलग अलग विभागों में बांट दिए अपन, सभी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे सामान्य कार्य। कौन से देखेंगे अपन सबसे पहले, सामान्य कार्य, ठीक है। सामान्य कार्य देखते हैं अपन पहले। सबसे पहला कार्य जो होता है सामान्य कार्य होता है कि पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, ठीक है ना। पंचायत के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, ठीक है। पहला कार्य जो है कि भाई सामान्य कार्य में लिया जाता है इसको कि पंचायत के विकास के लिए वार्षिक योजना को तैयार करना, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है, वार्षिक बजट तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, ठीक है। दूसरा काम क्या हो जाएगा इसका कि जो साल भर में एक बार वित्तीय वर्ष होता है तो उसमें वार्षिक बजट तैयार करना, ठीक है। तीसरा काम होता है प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक संकट में सहायता करना। मान लो कि बाढ़ वगैरह आ गई, ठीक है ना, या भूकंप वगैरह आ गया, या फिर कोई भी बिजली वगैरह गिर गई, तो उसमें अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करना, ठीक है ना। प्राकृतिक संकट में गांव की सहायता करना, ठीक है। चौथा कार्य की बात करते हैं। चौथा कार्य हो जाएगा इसका लोक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना, लोक संपत्ति से अतिक्रमण
हटाना। ठीक है, मान लो ऐसी जगह जहाँ पर लोगों की संपत्ति है, सरकारी जगह पे है, वहाँ पे अतिक्रमण करके रखा है, तो फिर वहाँ पे अतिक्रमण को हटाना। ठीक है, और पांचवा और अंतिम कार्य इसका हो जाएगा कि गांव के अनिवार्य सांख्यिकी आंकड़ों का संधारण करना। गांव के अनिवार्य सांख्यिकी आंकड़ों का संधारण करना। ठीक है, देखना पड़ना। ठीक है, तो सामान्य कार्य थे ये। सामान्य कार्य है कि सबसे पहला कार्य पंचायत के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक संकट में सहायता करना, लोक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना और गांव के अनिवार्य सांख्यिकी आंकड़ों का संधारण करना। ठीक है, ये थे इसके सामान्य कार्य। अब इसके बाद अपन देखते हैं कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल होता है, यानी कृषि कार्य देखते हैं अपन। ठीक है, कृषि कार्य जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, चलिए साथ में लिखते चलना। मैं बता रहा हूं फिर से, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा लिखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कृषि कार्य। दूसरा कृषि कार्य। ठीक है, कृषि कार्य। कृषि कार्य में क्या है कि कृषि और बागवानी का विकास करना। कृषि और बागवानी का विकास। ठीक है, दूसरा रहता है इसमें बंजर भूमि का विकास। बंजर भूमि का विकास। ठीक, मान लो कोई भूमि बंजर पड़ी हुई है तो उसका विकास करना। ठीक है, कोई बंजर भूमि है तो उसकी देखरेख करना, विकास करना। और तीसरा है चारागाह का विकास करना। चारागाह विकास। ठीक है, चारागाह का विकास का मतलब ये होता है कि जो पशुओं के लिए जो भोजन व्यवस्था होती है उसका विकास करना। ठीक है ना। अगला देखते हैं कुक्कुट पालन बोल सकते हैं। अगला कार्य जो रहता है कृषि के बाद जो तीसरा कार्य रहेगा, अगला कार्य रहेगा वो रहेगा कुक्कुट पालन या पशुपालन। ठीक है, क्या रहेगा, कुक्कुट पालन या पशुपालन। तो हेडिंग डालेंगे अपन पशुपालन। तीसरा पशुपालन या, ठीक है, क्या बोल सकते हैं अपन, डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग या अपन बोल सकते हैं कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन। ठीक है, पशुपालन, डेयरी उद्योग या कुक्कुट पालन। ठीक है ना। तो देखिए पहला इसमें कार्य रहता है इसका मवेशी। मवेशी मतलब क्या होता है, जानवर। मवेशी की नस्ल में सुधार। मवेशी की नस्ल में सुधार। ठीक है, या फिर कुक्कुट या अन्य पशुधन की नस्ल में सुधार। कुक्कुट या अन्य पशुधन की नस्ल में सुधार। पहला कार्य तो ये हो गया कि मवेशी की नस्ल में सुधार करना है, कुक्कुट या अन्य पशुधन जो है उसकी नस्ल में सुधार करना। ठीक है, दूसरा ये होता है गौशाला तैयार करना। गौशाला तैयार करना। ठीक है, गौशाला जानवरों के लिए, जैसे गौशाला गौ के लिए होती है मगर सभी के लिए होती है इसकी। ठीक है ना। और तीसरा है कुक्कुट पालन को बढ़ावा देना। कुक्कुट पालन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये जो कार्य हैं वो पशुपालन, डेयरी उद्योग या कुक्कुट पालन संबंधित होते हैं कि मवेशी की नस्ल में सुधार करना, कुक्कुट या अन्य पशुधन की नस्ल में सुधार करना, गौशाला तैयार करना, कुक्कुट पालन को बढ़ावा देना, ये इसके प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं किस कौन से सामाजिक कार्य हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग का डालेगी सामाजिक कार्य।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन सामाजिक कार्य, चौथा सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में जो पहला कार्य आता है वो कौन सा रहता है कि सड़क किनारे भूमि और वृक्षों का रोपण करना। सड़क किनारे वृक्षों का रोपण करना। ठीक है, पहला काम में था कि सड़क किनारे वृक्षों को रोपण करना है। दूसरा, ईंधन के लिए वृक्षारोपण का उपयोग कम करना। ईंधन के लिए वृक्षों का उपयोग कम करना या नहीं करना। यानी कि अगर तुम ईंधन के लिए वृक्ष नहीं काटोगे तो ये भी एक सामाजिक सुधार कार्य है कि वृक्ष जो है अपने वो बचेंगे। ठीक है ना। तीसरा काम होता है फार्म वनोद्योग को बढ़ाना। ठीक है, फार्म वनोद्योग को बढ़ाना। ठीक है, और चौथा और अंतिम कार्य होता है इसका कि सामाजिक वानिकी का विकास करना। सामाजिक वानिकी का विकास करना। चलिए, ये जो है सामाजिक कार्य है इसके ग्राम पंचायत के कि सड़क किनारे वृक्षों का रोपण करना, ईंधन के लिए वृक्षों का उपयोग करना, फार्म वनोद्योग को बढ़ावा देना, सामाजिक वानिकी का विकास करना। देखिए क्या होता है कि मैं इसलिए सारे कार्य लिखवा रहा हूँ ताकि एक नंबर भी अपना नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। पहला क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। डिलीट क्यों? क्योंकि अपने को कार्य नहीं पता तो निम्नलिखित की जरूरत ही नहीं है अपने को। अगर कार्य पता है तो निम्नलिखित अपने को बता सकते हैं। ठीक है, तो सभी कार्य अपने को पता होना चाहिए तो अपन इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कार्य होता है। चलिए, अब आपका काम ये है कि सामाजिक वानिकी विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कब से हुई थी, इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है ना, देखते हैं किस किस को पता है इसका आंसर, और इसका आंसर आने के बाद मुझे पता चलेगा कौन कौन वीडियो देख रहा है सही तरीके से पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा फिर से सुनना, सामाजिक वानिकी विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कब से हुई थी मध्य प्रदेश में, इसका आंसर देना है। ठीक है ना, भारत में मध्य प्रदेश में दोनों सामाजिक वानिकी विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई थी या मध्य प्रदेश में कब हुई थी, इसका आंसर देना है। अब देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है, सही आता है या गलत आता है। ठीक है ना, चलिए तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं अपन। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, सामाजिक कार्य। अब सामाजिक कार्य के बाद अब सारे कार्य जो है वो मैं एक साथ लिख देता हूं। ठीक है ना, पांचवा सामाजिक कार्य हो गया था। सामाजिक कार्य के बाद आता है इसका खादी ग्राम और कुटीर उद्योग कार्य। खादी ग्राम और कुटीर उद्योग कार्य। ठीक है, छठवा ग्रामीण गृह निर्माण कार्य। ग्रामीण गृह निर्माण कार्य। ठीक है, सातवां पेयजल सुधार कार्य। ठीक है, पेयजल सुधार का मतलब ये होता है कि जो भी अपने नदी नाले तालाब जो होते हैं उनको स्वच्छ रखना। ठीक है ना, और उनमें सुधार करना। जो कुएं वगैरह हैं, नलकूप वगैरह हैं तो उसमें पीने की पानी की सुधार करना। ठीक है, पेयजल मतलब पीने का पानी। ठीक है, अब नदी का पानी पीने का रहता है, तालाब का भी पीने का रहता है। ठीक है, इसमें सबको प्रदूषण को रोकना। आप देखिए इसके अंदर बहुत सारे कार्य हो सकते हैं पेयजल कि नदी तालाब को सुरक्षित रखना, नदी तालाब को गंदा न करना, प्रदूषण रहित करना, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट होता है सड़क भवन पुलिया का निर्माण व देखरेख। ठीक है, जो भी सड़क है, भवन है, पुलिया है, इनका सबका निर्माण करना और उनकी देखरेख करना। ठीक है ना, कोई टूटा हुआ तो नहीं है या फिर टूट तो नहीं रहा है या फिर ऐसा वैसा सब कुछ देखना। ठीक है ना, नेक्स्ट नौवां काम रहेगा अपना
9वां काम ये है कि जो अपनी सड़कें हैं, ठीक है, सार्वजनिक गलियां हैं, तो सार्वजनिक गलियां पर रोशनी व्यवस्था करना, ठीक है, सड़कों पर रोशनी व्यवस्था करना, ठीक है, जो सड़कें हैं तो सड़कें पर रोशनी की व्यवस्था करना, ठीक है। 10वां काम हो जाएगा इसका कि गैर परंपरागत ऊर्जा का उपयोग करना, गैर परंपरागत ऊर्जा का उपयोग देखिए कम करना, ठीक है। परंपरागत और गैर परंपरागत का उपयोग ये होता है कि परंपरागत मतलब जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और गैर परंपरागत जो हमें प्रकृति से नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का उपयोग कम करना, ठीक है। तो ये हो गया अपने 10 पॉइंट। क्या क्या लिख लिया अपन ने कि खादी ग्राम और कुटीर उद्योग का कार्य करना, ग्रामीण गृह निर्माण कार्य करना, पेयजल में सुधार कार्य करना, सड़क भवन पुलिया निर्माण की देखरेख करना, सड़कों पर रोशनी व्यवस्था करना, गैर परंपरागत ऊर्जा का उपयोग करना। अभी अपन सिर्फ पंचायत के कार्य देख रहे हैं, अभी और भी बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे बात चर्चा करते हैं अपन 11वें नंबर पे। चलिए 11वां नंबर का रहेगा गरीबी उपशमन कार्यक्रम। गरीबी उपशमन कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति गरीब है उसको राशन पानी उपलब्ध करवाना। अभी जैसे कि देखते हैं कंट्रोल वगैरह में सामान मिलते हैं ना, ठीक है ना, राशन दुकान पे सामान उपलब्ध करवाना, या फिर अपन बोल सकते हैं कि मकान बनवाना, या फिर उनकी अन्य तरीके से हेल्प करवाना जो होता है वो होता है गरीबी उपशमन में होता है। गरीब बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना लिखाना ये सब काम रहते हैं, ठीक है ना। अगला होता है शिक्षा क्षेत्र में सुधार, ठीक है। जो ग्रामीण इलाके में स्कूल वगैरह होती हैं वहाँ पे सही तरीके से शिक्षा दी जा रही है या नहीं, स्कूलें सही तरीके लग रही है या नहीं, स्कूलें सही हैं या नहीं, ये सब व्यवस्था को देखना, ठीक है ना। अगला पुस्तकालय निर्माण करना, पुस्तकालय का निर्माण करना, ठीक है। पुस्तकालय का निर्माण करना भी इनका काम है। नेक्स्ट देखते हैं सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम। सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम को बढ़ावा देना, ठीक है। सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम को बढ़ावा देना ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। अगला काम देखते हैं ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखना। ग्रामीण स्वच्छता व पर्यावरण स्वच्छता बनाना, ठीक है। ग्रामीण स्वच्छता और पर्यावरण की स्वच्छता बनाना। क्या काम देख लिया अपन इसमें? गरीबी उपशमन कार्यक्रम, गरीबों की हेल्प मदद करना, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, शिक्षा को सुधार करना, पुस्तकालय का निर्माण, बच्चों के लिए पुस्तकालय बनवाना, ग्रामीण संस्कृति एवं खेलकूद कार्यक्रम को बढ़ावा देना और ग्रामीण स्वच्छता और पर्यावरण की स्वच्छता को बनाए रखना, ठीक है। ये जो है इसके प्रमुख कार्य हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं अपन। 16वां, सारे कार्य लिखना है, सभी कार्य याद करना है। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है या कौन सा कार्य है, ठीक है ना। 16वें पर हम चर्चा करते हैं। 16वां है अपना लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण का अर्थ महिला एवं बाल विकास सुधार। महिला एवं बाल विकास सुधार।
महिलाओं की जो स्थिति है समाज में उसको सही करना, सुधार करना, कोई प्रताड़ित तो नहीं हो रही है महिला, कोई बच्चा प्रताड़ित तो नहीं हो रहा है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहे हैं, ये सब व्यवस्था को देखरेख करना भी इनकी काम है। ठीक है ना। अब अगला है शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों की सामाजिक कल्याण। क्या है? शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्ति का कल्याण, सामाजिक कल्याण। ठीक है। जो व्यक्ति शरीर से विकलांग है या मानसिक रूप से विकलांग है तो ऐसे बच्चों की या ऐसे व्यक्तियों की सामाजिक रूप से सहायता करना। ठीक है, ये भी इसका एक प्रमुख कार्य होता है ग्राम पंचायत का। चलिए अगला है कमजोर वर्ग 19। कमजोर वर्ग यानी SC ST OBC भी ले लो, OBC के हित का देखना। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं या उनके जो व्यक्ति हैं तो उनके हित का कार्यक्रम देखना। ठीक है ना, यानी उनको बढ़ावा देना। ठीक है ना। और लास्ट नहीं, अभी और काम देखते हैं। इसके अन्य काम होते हैं और बिस्वा। ठीक है, धर्मशाला, कांजी हाउस का निर्माण। ठीक, धर्मशाला का मतलब ये होता है जहाँ पे विवाह वगैरह होते हैं या फिर और भी अन्य सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पे धर्मशाला का निर्माण करना। और कांजी हाउस मतलब जहाँ पे जानवरों को बांध देते हैं, जो जानवर घूमने वाले रहते हैं वो सभी उनको बांधने वगैरह का जहाँ पे काम किया जाता है वो कांजी हाउस होता है। ठीक है ना। तो अभी इसमें काम कौन कौन से देखे अपन ने कि लोक स्वास्थ्य के परिवार कल्याण के लिए काम करना, महिला बाल विकास में सुधार करना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनके सामाजिक कल्याण करना, कमजोर वर्ग SC ST OBC के हितों को देखना और धर्मशाला और कांजी हाउस का निर्माण करना। ठीक है। चलिए, और ये प्रमुख काम है इसके। अब इसका एक लास्ट काम और है फिर जाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से चलेगी और पूरा डीप में अपन इतने इसके बाद अपन इसके वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर तो करोगे नहीं, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। जय